नमस्कार साथियों आपके अपने YouTube चैनल सोलंकी एकेडमी पर आपका फिर से एक बार बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की जो आपकी ये क्लास होने वाली है, क्लास बहुत ही सुपर से डुपर होने वाली है क्योंकि आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों इन 100 प्रश्नों में मैंने आपके जितने भी टॉपिक्स होते हैं कंप्यूटर के, वो सारे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे इसमें शामिल किए हैं। चाहे फिर आपके वो कंप्यूटर की विशेषताएं हो, फिर आपके इसमें रैम, रो, आपके फाइल सिस्टम, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, आपके जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो इसमें शामिल किया है। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो दोस्तों रहता है वो आपके रहता है एमएस ऑफिस के अंतर्गत आपके एमएस वर्ड, ठीक है, आपके एक्सेल, ठीक है, और आपके पावर पॉइंट को भी इसमें शामिल किया है। तो दोस्तों ये जो आज की जो क्लास होने वाली है बिल्कुल आपके लिए पूरे पैकेज वाली क्लास होने वाली है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, इस क्लास को कम से कम 3 से 4 बार देखना है। कितनी बार देखना है? 3 से 4 बार अच्छे से देखना है। उसके बाद इस क्लास के आपको पीडीएफ को डाउनलोड करना है और पीडीएफ को कम से कम 20 से 25 बार आपको रिवीजन करना है। एग्जाम से पहले 20 से 25 बार आराम से रिवीजन हो जाएगी। आपको ये पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी दोस्तों? ये जो आपको पीडीएफ है ये हमारे टेलीग्राम चैनल सोलंकी एकेडमी पर मिल जाएगी। तो वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इजीली आप उसको क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बिना किसी देरी हम क्लास को शुरू करते हैं। एंड दोस्तों एक बात और, यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों यदि उसके अंदर कंप्यूटर आता है, ठीक है, यदि इसके अंदर कंप्यूटर आता है तो सभी के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण रहने वाली है। और दोस्तों ये कोई मामूली क्वेश्चन नहीं रहने वाले हैं। अभी आपके 22 से लेके 25 के बीच में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उन्हीं के आधार पर ये क्वेश्चन आपके बनाए गए हैं। तो आपको इसमें क्या पता चल जाएगा, ट्रेंड भी पता चल जाएगा कि कंप्यूटर से किस प्रकार से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। हर टॉपिक से कम 10 से 15 क्वेश्चन लिए हुए, ठीक है। तो अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दूसरी या सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा दूसरी कंप्यूटर या दूसरी जनरेशन की आपकी क्या है कंप्यूटर यहाँ पर दे रखी है, मतलब दूसरी जनरेशन या दूसरी पीढ़ी के, ठीक है। इन्हें क्या कहा जाता है? पीढ़ी भी कहा जाता है, जनरेशन। ओके, तो ऑप्शन ए आपको दे रखा है कि IBM 7030, बी आपको दे रखा है IBM आपके नोटबुक, सी आपको दे रखा है IBM 4341 और डी आपको दे रखा है एनीवेक। तो दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन सा दूसरी जनरेशन का आपके कंप्यूटर है, ठीक है दोस्तों। तो IBM जो आपकी 730 है दोस्तों, 7030 7030, ये क्या है आपके दोस्तों दूसरी जनरेटर का कंप्यूटर है। बाकी ये सब क्या है, दूसरी अलग अलग जनरेशन के यहाँ पर कंप्यूटर दे रखे। अब दोस्तों एक क्वेश्चन आपसे हमेशा ये पूछा जाता है कि कौन से कंप्यूटर में किस किस का प्रयोग किया जाता था। तो दोस्तों आपकी जो प्रथम पीढ़ी थी, ठीक है, प्रथम पीढ़ी की जो कंप्यूटर थी, जो फर्स्ट पीढ़ी के आपके कंप्यूटर थे, उनमें दोस्तों आपके वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। किसका प्रयोग किया जाता था? वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। उसके बाद दोस्तों आपके जब सेकंड जनरेशन के जो आपके कंप्यूटर आते हैं उनमें दोस्तों आपके ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता था। किसका प्रयोग किया जाता था? ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता था। देन आपके दोस्तों तीसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर आते थे उनमें आपके आईसी इंटीग्रेटेड जो सर्किट होते हैं उनका प्रयोग किया जाता था। उसके बाद दोस्तों कौन सी पीढ़ी आती है? आपकी चौथी पीढ़ी आती है और चौथी पीढ़ी में दोस्तों आपके माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाने लगा। किसका प्रयोग किया जाने लगा? माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाने लगा। दोस्तों अब जो वर्तमान में जो कंप्यूटर है वो पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर आ रहे हैं और इनमें दोस्तों आपके एआई का यूज किया जाता है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जाता। वर्तमान में अभी आपने देखा होगा कि जो गिबली फोटोज बनाए जा रहे थे वो गिबली फोटोज किसके द्वारा बनाए जा रहे थे? वो एआई के द्वारा ही बनाए जा रहे, ठीक है। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? IBM 7030 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके दोस्तों दे रखा है कि IBM 360, कौन से कंप्यूटर की बात हो रही है? IBM 360 जो है निम्न में से कौन से कंप्यूटर का उदाहरण है? ऑप्शन ए आपको दे रखा है तीसरी जनरेशन का, बी आपको दे रखा है पहली जनरेशन का, सी आपको दे रखा है सेकेंड जनरेशन का और डी दे रखा है आपको फोर्थ जनरेशन का। तो दोस्तों ये जो कंप्यूटर है आपके कौन सी जनरेशन का है? ये आपके दोस्तों थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर है। कौन सी जनरेशन का है? ये आपके थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर है। अब थर्ड जनरेशन में दोस्तों कंप्यूटर में क्या होता है कि इसमें आपके आईसी का यूज किया जाता है, मैंने आपको अभी बताया है। IBM प्रणाली 360 किसका उदाहरण है? तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का उदाहरण है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया है कि माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, तो माइक्रो प्रोसेसर होते हैं ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर की किस पीढ़ी में VLSI चिप 32 का प्रयोग किया गया था? अब आपको बताना है कि माइक्रो प्रोसेसर की किस पीढ़ी में VLSI जो चिप होती है 32 बिट की, उसका प्रयोग किया गया था, आपको बताना, ठीक है। तो मैंने आपको दोस्तों अभी बताया था, पहली बात तो ये कि माइक्रो प्रोसेसर किस में यूज किए गए थे? चौथी पीढ़ी में यूज किए गए थे। और ऑप्शन में हमारे फर्स्ट, थर्ड, सेकेंड और फोर्थ दे रखा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? चतुर्थ यहाँ पर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर एक शब्द आपको दिख रहा होगा VLSI, क्या दिख रहा है यहाँ पर? VLSI दिख रहा है। अब इस VLSI की फुल फॉर्म क्या होती है, ये एग्जाम में पूछी जाती है। तो दोस्तों V का मतलब होता है वेरी
ठीक है, क्या होता है वेरी होता है आई का वी एल है ना, ये क्या है एल है, ठीक है वी एल एस आई है, ठीक है। एल का मतलब दोस्तों होता है आपके लार्ज, क्या होता है लार्ज। एस का मतलब होता है दोस्तों स्केल, ठीक है। वेरी लार्ज इसका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन इसकी पूरा फुल फॉर्म होती है, ठीक है। मतलब वेरी लार्ज इसका इंटीग्रेशन वी एल एस आई की फुल फॉर्म होती है, जो आपको एग्जाम में जरूर पूछी जाती है, ठीक है। और माइक्रो प्रोसेसर का यूज कौन सी पीढ़ी में किया जाता है, चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत में विकसित पहला सुपर कंप्यूटर क्या था। मैं पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था वो आपको बताना है। ऑप्शन ए दे रखा है परम, बी दे रखा है आर्यभट्ट, सी दे रखा है बुद्धा और डी दे रखा है शिवा। तो दोस्तों भारत में पहला जो सुपर कंप्यूटर था वो आपके कौन सा था, वो आपके परम था। कौन सा था, परम आपके दोस्तों पहला सुपर कंप्यूटर था। ये किसके द्वारा बनाया गया था, तो दोस्तों पुणे की संस्था है आपके सी डेक, किसके द्वारा बनाया गया था, पुणे की संस्था सी डेक के द्वारा आपका प्रथम सुपर कंप्यूटर बनाया गया था, जिसका नाम क्या था, परम नाम था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे दोस्तों पूछा गया है कि इंटीग्रेटेड सर्किट जो आईसी होती है वो आईसी का प्रयोग किस जनरेशन के कंप्यूटर से संबंधित है। दोस्तों मैं आपको 3 बार बता चुका हूँ कि जब आईसी का प्रयोग किया जाता है वो कौन सी पीढ़ी में किया जाता है, तीसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर होते हैं उनमें किसका प्रयोग किया जाता है, आपके आईसी का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों ये कंप्यूटर की पीढ़ी में कौन से किसका प्रयोग किया जाता है, ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, लगभग हजारों बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके दे रखा है कि कंप्यूटर की वह विशेषता जिसमें प्रोग्राम, सूचना, आंकड़ों का संग्रह किया जाता है वो क्या कहलाती है। मतलब कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम, सूचना और आंकड़ों का संग्रहण करना क्या कहलाता है। ऑप्शन ए आपको दे रखा है गति करना, बी दे रखा है परिशुद्धता, सी दे रखा है बहुमुखिता और डी दे रखा है संग्रहण की क्षमता। तो दोस्तों किसी प्रोग्राम को, सूचना को या आंकड़ों को संग्रह करना, संग्रहण करना क्या कहलाता है, तो दोस्तों ये जो कहलाता है वो आपके संग्रहण की क्षमता कहलाती है। क्या कहलाती है, संग्रहण की संग्रहण की क्षमता कहलाती है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और दोस्तों एक बात, दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन में बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है। और जब क्वेश्चन दोस्तों 100 प्रकार के होते हैं, 50 होते हैं, 150 होते हैं, और ये मैराथन होती है, इन मैराथन को बनाने के लिए दोस्तों बहुत समय लगता है, बहुत टाइम कंज्यूम क्लास होती है। पहले हमें इसकी अच्छे से स्टडी करनी पड़ती है कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है, कौन सा क्वेश्चन आगे आने वाले एग्जाम में आ सकता है, कौन सा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये सारे इस प्रकार के क्वेश्चन बनाने में दोस्तों बहुत सारी मेहनत लगती है। तो दोस्तों हमारी इस मेहनत को पूर्ण सफल बनाने के लिए आपको क्या करना है, इस पूरी क्लास को अच्छे से देखना है। पहली शर्त तो ये, इसकी पूरी क्लास को क्या देखना है, आपको अच्छे से देखना है। पूरी क्लास देखने के बाद यदि दोस्तों आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो आपको इसे लाइक करना है, आपको एक अच्छा सा कमेंट करना है, क्योंकि ये कमेंट जो आप करते हैं वो हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। उसके बाद दोस्तों तीसरा काम करना है, इस क्लास को शेयर जरूर करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम दोस्तों पहुंच सके और अपनी क्लास को शेयर कर सके, ठीक है दोस्तों। तो आप बिना किसी देरी के नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन दे रखा है कि कंप्यूटर की वह कौन सी विशेषता है जिसमें कंप्यूटर विभिन्न प्रकार के कार्यों को सुगमता से निष्पादित कर लेता है। मतलब कंप्यूटर को बिना कोई प्रॉब्लम के सारे कार्य सुगमता से कर लेता है, यह इसकी कौन सी विशेषता को दर्शाता है। ऑप्शन ए दे रखा है यह इसकी कर्मठता को दर्शाता है, बी दे रखा है यह इसकी गति को दर्शाता है, सी दे रखा है बहुमुखिता को दर्शाता है और डी दे रखा है यह इसकी विश्वसनीयता को दर्शाता है। तो दोस्तों कंप्यूटर की ऐसी विशेषता जिसमें ये विभिन्न प्रकार के कार्यों को आसानी से कर लेता है, इसे क्या कहा जाता है, इसे बहुमुखिता कहा जाता है। बहुमुखिता का मतलब होता है दोस्तों बहुत सारे कार्य एक साथ करना, क्या कहलाता है, बहुमुखिता कहलाता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की वर्ग या श्रेणी नहीं है। मतलब कंप्यूटर का इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए आपको दे रखा है पैरेलल कंप्यूटिंग, बी दे रखा है मिनी कंप्यूटर, सी दे रखा है माइक्रो कंप्यूटर और डी दे रखा है दोस्तों मेन फ्रेम कंप्यूटर। दोस्तों कंप्यूटर के प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो दोस्तों आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, बिल्कुल होता है, माइक्रो भी होता है, मिनी भी होता है, लेकिन पैरेलल कंप्यूटर कंप्यूटर का एक प्रकार नहीं होता। तो दोस्तों मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, नेम कंप्यूटर जो होते हैं वो आपके कंप्यूटर की श्रेणी या वर्ग होते हैं, पैरेलल कंप्यूटर नहीं होता, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके दे रखा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कंप्यूटर का कौन सा एप्लीकेशन मुख्यतः चिकित्सीय क्षेत्र से संबंधित होता है। मतलब कंप्यूटर का ऐसा कौन सा कार्य है जो उसके चिकित्सीय क्षेत्र मतलब हॉस्पिटल जो होता है उनमें प्रयोग किया जाता, ये आपको बताना। पहला दे रखा है शल्य चिकित्सा में सहायता करना, बी दे रखा है विज्ञापन का सृजन करना, सी दे रखा है 3D ऑब्जेक्ट बनाना या उसे स्पष्ट देखना और डी दे रखा है दूरस्थ शिक्षा का प्रयोग करना। तो दोस्तों पहला ही ऑप्शन आसानी से दे रखा है, शल्य चिकित्सा में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके दे रखा है कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी सर्किट और मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी में वैक्यूम ट्यूब के उपयोग किया जाता था। तो दोस्तों मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था
आपके वैक्यूम ट्यूब का जो प्रयोग किया जाता था वो कौन सी पीढ़ी में किया जाता था? वो आपकी पहली पीढ़ी में किया जाता था। कौन सी पीढ़ी में किया जाता था? पहली पीढ़ी में आपके वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था, दूसरी पीढ़ी में आपके ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता था, तीसरी पीढ़ी में आपके आईसी का प्रयोग किया जाता था और दोस्तों चौथी पीढ़ी में आपके माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता था। इस प्रकार से आपकी अलग अलग पीढ़ी में अलग अलग चीजें प्रयोग किए जाती थी। बाकी आपके पांचवी पीढ़ी में दोस्तों एआई का प्रयोग किया जाने लगा है बहुत ज्यादा मात्रा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपको दे रखा है कि परम परम दे रखा है, उसके बाद डेश दे रखा है कि एक श्रृंखला है जिसे सीड एक पुणे द्वारा भारत में असेंबल किया गया था। तो परम क्या है दोस्तों, वो आपको बताना। ऑप्शन ए दे रखा है एक माइक्रो कंप्यूटर है, बी आपको दे रखा है एक मेनफ्रेम कंप्यूटर है, सी आपको दे रखा है कि एक मिनी कंप्यूटर है, डी आपको दे रखा है कि एक सुपर कंप्यूटर है। एक किस प्रकार का कंप्यूटर है दोस्तों, आपको परम ही आपको बताना। तो दोस्तों परम जो है एक सुपर कंप्यूटर है। किस प्रकार का कंप्यूटर है? परम जो है दोस्तों आपके एक सुपर कंप्यूटर है, जो किसके द्वारा बनाया गया था? सी डेव पुणे के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? सी डेव पुणे के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दे रखा है कि कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में इंटीग्रेटेड थी। देख लो दोस्तों, कितनी बार कभी ग्रेजुएट में पूछा जाता है, कभी 12th सीटी में पूछा जाता है, कभी हॉस्टल सुपरिटेंडेंट का जो एग्जाम होता है उसमें पूछा जाता है। तो बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी का प्रयोग किसमें किया जाता था? तीसरी पीढ़ी में किया जाता था। अब तो दोस्तों ये आपको याद हो गया होगा। ठीक है, इसलिए मैं बार बार इस क्वेश्चन को यूज किया है, ताकि अगर आगे एग्जाम में आएगा आपके तो आप गलत नहीं करोगे। ठीक है, हमारा दोस्तों मेन उद्देश्य है कि जो क्वेश्चन पहले पूछे गए वो तो आपके एग्जाम में बिल्कुल भी गलत ना हो। ठीक है, हम्म, अब आपको डेज दे रखा है, आपको बताना है कि को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए दे रखा है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को, बी दे रखा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को, सी दे रखा है सीपीयू को और डी दे रखा है दोस्तों मेमोरी यूनिट को। तो दोस्तों ये सब जानते हैं कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। और सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? सीपीयू की दोस्तों फिर फॉर्म होती है कंट्रोल प्रोसेसिंग और आपकी यूनिट। कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होती है दोस्तों? आपके सीपीयू की फुल फॉर्म होती है। तो क्या कहलाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है। ओके, अगला आपके दोस्तों अच्छा क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टेबल उपकरण नहीं है। दोस्तों पोर्टेबल का मतलब होता है जिसे आप कहीं भी ले जा सकते हैं, ला सकते हैं, इसे क्या कहा जाता है? पोर्टेबल कहा जाता है। यहाँ पर आपसे ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टेबल उपकरण नहीं है। ऑप्शन ए आपको दे रखा है आईपॉड, बी आपको दे रखा है लैपटॉप, सी दे रखा है डेस्कटॉप कंप्यूटर और डी दे रखा है थंब ड्राइव। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा पोर्टेबल उपकरण नहीं है। तो दोस्तों आपके जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है वो आपके पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं होता है। दोस्तों जैसे कि हमारे डेस्क है, इस पे कंप्यूटर रखा जाता है, साइड में आपके सीपीयू रखा जाता है, माउस रखा जाता है, कीबोर्ड रखा जाता है। इन सारी चीज़ों को हम कहीं भी आसानी से नहीं ले जा सकते हैं। ये एक जगह क्या होती है, नॉर्मली स्थायी होती है। बाकी आप आईपॉड को कहीं भी ले जा सकते हैं। लैपटॉप को दोस्तों बनाया गया है इसलिए कि आप कहीं भी इसे ले जा सकते हैं। थंब ड्राइव जो होती है इसे भी कहीं ले जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों डेस्कटॉप कंप्यूटर को कहीं भी ले जाना आसान नहीं होता है, इसलिए इसे पोर्टेबल उपकरण नहीं कहा जा सकता है। ओके, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ट्रांजिस्टर जो होता है वो किस पीढ़ी के कंप्यूटर का हिस्सा है। मतलब ट्रांजिस्टर का जो प्रयोग किया जाता था वो कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर में किया जाता था। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ कौन सी पीढ़ी में किया जाता था। तो दोस्तों ये आपकी दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता था। पहली पीढ़ी में क्या किया जाता था? पहली पीढ़ी में आपके वैक्यूम ट्यूब का, दूसरी पीढ़ी में आपके ट्रांजिस्टर का, तीसरी पीढ़ी में आपके आईसी का और चौथी पीढ़ी में दोस्तों आपके माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाने लगा। ओके, नेक्स्ट आपके दे रखा है कि कंप्यूटर प्रक्रिया का मौलिक उद्देश्य डेटा को किस में बदलना है। मतलब कंप्यूटर का जो प्रयोग जाता है किया जाता है वो मौलिक उद्देश्य किसको किस में बदलने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए दे रखा है इंफॉर्मेशन में बदलने के लिए, सी दे रखा है टेबल में बदलने के लिए, सी दे रखा है फाइल्स में बदलने के लिए और डी दे रखा है ग्राफ्स में बदलने के लिए। दोस्तों कंप्यूटर की जो प्रक्रिया का जो मौलिक उद्देश्य होता है वो दोस्तों होता है आपकी इंफॉर्मेशन में चेंज करना है। जो भी जानकारी आप इनपुट करते हैं उसको देते हैं, वो क्या करता है? इसको इंफॉर्मेशन में आपके चेंज कर देता है। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके दे रखा है कि कंप्यूटर का कौन सा यूनिट सभी प्रकार के परिकलन करता है। मतलब ऐसी कौन सी यूनिट होती है जो सभी प्रकार के परिकलन का कार्य करता है। ठीक है, ऑप्शन ए दे रखा है आपको सीयू। सीयू का मतलब वो नहीं बाय बाय सीयू वाला, यहाँ पर सीयू का मतलब है कंट्रोल यूनिट। बी दे रखा है आर एम रैम, सी दे रखा है आर ओ एम रोम और डी आपको दे रखा है दोस्तों ए एल यू। यहाँ पर क्या दे रखा है? ए एल यू आपको दे रखा है, ये आपको दे रखा है रोम दे रखा है, ये आपको रैम दे रखा है। ठीक है, और ये क्या दे रखा है? आपको सी यू दे रखा है। तो आपको बताना है कि कंप्यूटर की कौन सी यूनिट सभी प्रकार के परिकलन करती है। दोस्तों कंप्यूटर जो सभी प्रकार के परिकलन करती है वो आपके कौन करती है? ये आपके ए एल यू करती है। कौन करती है?
ये आपके ALU बढ़ती है। ALU की फुल फॉर्म क्या होती है? ALU, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? इसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसकी क्या होती है दोस्तों? फुल फॉर्म होती है, और ये एग्जाम में पूछी जाती है। दोनों ही क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। ये परिकलन कौन करता है? परिकलन आपके ALU करता है। ALU की आपके फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो होती है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट आपकी क्या की इसकी फुल फॉर्म होती। ध्यान रखना है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता, ठीक है। ये फुल फॉर्म भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम बाइनरी प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था जो कि वॉन न्यूमैन के द्वारा निर्माण पर आधारित था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ना इजी लेवल का क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, हर कोई इसका आंसर नहीं दे पाएगा। और दोस्तों एक बात और ध्यान रखनी है कि 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन करने के बाद आपको बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 100 में से आपके कितने नंबर आए हैं, ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एक बात और दोस्तों ये भी बताना कि आप कौन से जिले से आते हैं, और कौन से जिले में भी कौन से गांव से आता है, ये मुझे जरूर बताना, ताकि मुझे पता चल सके दोस्तों कि हमारी जो क्लास है किस किस स्टूडेंट के द्वारा कहाँ से देखी जा रही। ओके, तो दोस्तों आपको बताना है कि बाइनरी प्रोग्रामेबल कंप्यूटर की जो वॉन न्यूमैन पर निर्माण पर आधारित था वो कौन सा कंप्यूटर है, वो आपको बताना, ठीक है। ऑप्शन ए दे रखा है आपको यूनिवेक, बी आपको दे रखा है एनीएक, सी दे रखा है एडसेक, और डी आपको दे रखा है एडवेस। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके एनीएक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि बाइनरी भी प्रोग्राम एंड कंप्यूटर जो कि वॉन न्यूमैन के निर्माण पर क्या किया गया था, आधारित बनाया गया था। ओके, अगला क्वेश्चन आपके दे रखा है कि भारत में पहला दोस्तों एनालॉग कंप्यूटर किसके द्वारा डिजाइन किया गया था, ये आपको बताना है। तो भारत का पहला एनालॉग कंप्यूटर किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? ऑप्शन ए दे रखा है समरेंद्र कुमार मित्रा के द्वारा, बी दे रखा है देव कुमार बोस के द्वारा, सी दे रखा है सुबोध चंद्रदास गुप्ता के द्वारा, और डी दे रखा है बिमल कुमार भट्टाचार्य के द्वारा। तो दोस्तों एनालॉग कंप्यूटर जो पहला विकसित किया गया था वो आपके समेंद्र कुमार मित्रा जो थे इनके द्वारा विकसित किया गया था। इस क्वेश्चन को भी इंपॉर्टेंट लगा लेना, ठीक है। समेंद्र कुमार मित्रा के द्वारा पहला एनालॉग कंप्यूटर आपके दोस्तों बनाया गया था, मतलब डिजाइन किया गया था। ओके, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कौन सा समूह केवल इनपुट डिवाइस के संबंध रखता है? ठीक है, इनपुट डिवाइस का मतलब होता है दोस्तों जिन्हें हम दोस्तों क्या कर सकते हैं, आउटपुट डिवाइस। दोस्तों इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं दोस्तों, जिन्हें हम छू सकते हैं देख सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं दोस्तों, आपके आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं। और इनपुट डिवाइस नॉर्मली क्या होते हैं, छू तो सकते हैं लेकिन वो क्या करते हैं, वो आपके अंदर की तरफ क्या करते हैं, एंट्री करते हो। एंट्री कहाँ करते हैं, वो सॉफ्टवेयर के अंदर एंट्री करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है कि इनपुट डिवाइस के अंदर कौन कौन आता है, ठीक है। पहला ऑप्शन आपको दे रखा है माउस, कीबोर्ड, आपके प्रिंटर, ठीक है। दोस्तों माउस तो आपके इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड भी है, लेकिन दोस्तों प्रिंटर जो है ये आपके क्या है, ये आपके इनपुट डिवाइस नहीं है। बी आपके दे रखा है माउस है, बिल्कुल कीबोर्ड भी है, लेकिन प्लॉटर जो है दोस्तों, प्लॉटर आपके इनपुट डिवाइस नहीं है। प्लॉटर क्या होता है दोस्तों, बड़े बड़े जो चित्र होते हैं, ग्राफ्स होते हैं, उनको छापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, प्लॉटर का प्रयोग आपके किया जाता है। तीसरा आपके दे रखा है माउस, कीबोर्ड और स्कैनर, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। माउस भी आपके इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड भी आपके दोस्तों इनपुट डिवाइस है, और आपके स्कैनर भी क्या है, इनपुट डिवाइस है। बाकी आपने यहाँ पे माउस कीबोर्ड, यहाँ पे मॉनिटर क्या होता है, आपके आउटपुट डिवाइस होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखना है स्कैनर भी क्या होता है, एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है, क्योंकि हम जब स्कैनर के अंदर कोई चीज रखते हैं वो क्या करता है, स्कैन करता है, मतलब इनपुट को अंदर देता। आउटपुट का मतलब होता है दोस्तों बाहर की तरफ चीजें देना। इनपुट का मतलब होता है अंदर की तरफ चीजें देना। यदि दोस्तों आपको इनपुट और आउटपुट में कंफ्यूजन होता है तो इतना ध्यान रखना है कि जो चीज बाहर से हम अंदर की तरफ दे रहे हैं वो क्या होता है, इनपुट होता है, और जो बाहर की तरफ ले रहे हैं वो क्या होता है, आउटपुट होता है। जैसे हम माउस को अंदर, माउस पे हम क्लिक करेंगे तो जाएगा कहाँ, वो अंदर की तरफ जाएगा, ठीक है। कीबोर्ड के हम क्लिक करेंगे तो कीबोर्ड पर हम कोई भी प्रेस करेंगे बटन को तो वो मतलब इन्फॉर्मेशन कहाँ देगा, वो अंदर की तरफ देगा, कंप्यूटर के अंदर देगा। लेकिन मॉनिटर के अंदर जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो हमें शो होगी, मतलब वो हमें आउटपुट की तरफ दे रहा है। बस इतना से अगर आपको ध्यान रहेगा तो आप इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस का कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं कर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वापस से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है माइक्रो प्रोसेसर वाला। तो आपको बताना है कि माइक्रो प्रोसेसर जो है वो पीढ़ी में आपके कौन सी पीढ़ी में आपके प्रयोग किया जाता था। तो ये हमें दोस्तों बताया माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग कौन सी पीढ़ी में किया जाता था, चौथी पीढ़ी में किया जाता था, ठीक है। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन आपके अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वो थोड़ा टफ क्वेश्चन भी है। एक उपकरण जो औद्योगिक रोबोट्स के परिचालन, कंप्यूटर गेम के खेलों एवं फ्लाइट में प्रशिक्षण अनुभव के उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है, वो कौन सा उपकरण कहलाता है, ये आपको बताना है। नॉर्मली दोस्तों अगर यहाँ पर की पॉइंट आपको पढ़ना है तो वो है गेम खेलने वाला, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये आपके की पॉइंट है।
अब आपको दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा यहाँ पर जो जानकारी दे रखी है इसका करेक्ट आंसर आपकी होगा। ठीक है, पहला आपके दोस्तों दे रखा है लाइक पेन, दूसरा आपके दे रखा है माउस, तीसरा आपके दे रखा है कीबोर्ड और चौथा आपके दे रखा है जॉयस्टिक। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा इसका आपका जॉयस्टिक हो जाएगा। आपने एक उपकरण देखा होगा दोस्तों, इस प्रकार का होता है। ठीक है, ऊपर इसके कुछ आपके जो होता है ना, जैसे कि आपके गियर वगैरह लगाते हैं गाड़ी में, इस टाइप से कुछ होता है ये। इसे क्या कहा जाता है? इसे जॉयस्टिक कहा जाता है। ठीक है, इससे क्या गेम भी खेला जाता है और फ्लाइट वगैरह जो होती है, फ्लाइट में जो प्रशिक्षण दिया जाता है वो भी किसके द्वारा दिया जाता है? इस जॉयस्टिक के माध्यम से दोस्तों दिया जाता। ठीक है, तो ध्यान रखना है, जॉय का मतलब होता है एंजॉय करना, और एंजॉय किससे किया जाता है दोस्तों? अब जॉयस्टिक के माध्यम से किया जाता है, जो खेल वगैरह में प्रयोग किया जाता। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, वो आपको बताना है। अब आपको बताना है कि कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं। ऑप्शन ए दे रखा है माउस, बिल्कुल माउस इनपुट डिवाइस होता है। बी दे रखा है आपके प्रोजेक्टर। दोस्तों प्रोजेक्टर जो होता है वो आपके इनपुट डिवाइस नहीं होता है। प्रोजेक्टर चलता है और बाहर हम चित्र देखते हैं, ये चित्र जो हम देख रहे हैं ये क्या एक प्रकार का आउटपुट है, इनपुट डिवाइस में नहीं आता है। ठीक है, बाकी आपके टच स्क्रीन क्या होती है? इनपुट डिवाइस होती है। हम किसी चीज को टच करते हैं तो वहां पर क्या होता है? चीजें चेंज होती है। ये टच स्क्रीन क्या होता है? एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है। स्कैनर भी दोस्तों क्या होता है? स्कैनर स्कैनर भी हमने अभी देखा क्या होता है? एक प्रकार इनपुट डिवाइस होता है। लेकिन दोस्तों आपके जो प्रोजेक्टर होता है, प्रोजेक्टर आपके इनपुट डिवाइस में नहीं आता। तो किस में आ जाता है आपके? ये आपके आउटपुट डिवाइस में आता है। ओके, अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्न इसमें कौन सी इनपुट डिवाइस है आपको बताना है। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस आपके। ऑप्शन ए दे रखा है माउस, तो बिल्कुल दोस्तों माउस क्या होता है? आपके इनपुट डिवाइस होता है। पहला ही ऑप्शन क्या दे रखा है? आपके सही दे रखा है। बाकी आपके विजुअल डिस्प्ले यूनिट जो होता है, डीवीडी वगैरह जो होती है वो किसके अंदर आती है? आपके आउटपुट डिवाइस में आती है। स्पीकर में हमें बाहर की तरफ आवाज आती है, इसका मतलब ये भी क्या है? आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर के द्वारा हम बाहर की तरफ प्रिंट निकालते हैं, प्रिंटर को हम बाहर की तरफ निकालते हैं, तो ये भी क्या है? एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। बाकी आपके माउस क्या होता है? इनपुट डिवाइस होता है, क्योंकि माउस के द्वारा हम कमांड देते हो, कमांड कहाँ जाती है? कंप्यूटर के अंतर्गत जाती। ओके, अगला क्वेश्चन आपके दे रखा है कि कीबोर्ड की क्या दे रखा है? कीबोर्ड की के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, वो आपको बताना है। इसमें बताना है कि कौन सी की का नाम सही नहीं दे रखा है, वो आपको बताना। ऑप्शन ए आपको दे रखा है पंक्चुअल की, सेमीकोलन होता है जो होता है वो पंक्चुअल की कहा जाता है, उसे बिल्कुल सही है। बी आपके दे रखा है नेविगेशन की, जो पेज पेज अप की जो होती है, पेज अप की जो होती है उसे क्या कहा जाता है? नेविगेशन की कहा जाता है, बिल्कुल ये भी सही है। टेप जो होती है उसे क्या कहा जाता है? कंट्रोल की कहा जाता है। और कैप्स लॉक के होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? कमांड की कहा जाता है। दोस्तों कैप्स लॉक को कमांड की नहीं कहा जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है? हमारा डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। बाकी आपके टेप को क्या कहा जाता है? कंट्रोल की कहा जाता है। पेज अप वाली की को क्या कहा जाता है? नेविगेशन की कहा जाता है। और सेमीकोलन वगैरह को क्या कहा जाता है? पंक्चुअल की आपके कहा जाता है। की का मतलब दोस्तों आपके ये वाला कि ऑप्शन बटन वगैरह होते हैं उनकी बात हो गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रिंटर जो होता है वो ध्वनि रहित है, मतलब ध्वनि नहीं आती है, उच्च गति होती है और उच्च गुणवत्ता वाला के प्रिंटर होता है। ठीक है, आपको बताना है कि ऐसा कौन सा प्रिंटर है जिसमें ना तो ध्वनि आती है, बिना आवाज के काम करता है, उसकी गति भी उच्च होती है और उसकी गुणवत्ता भी क्या होती है? उच्च होती। ऑप्शन ए दे रखा है टाइपराइटर होता है। टाइपराइटर दोस्तों एक ही टाइप करना होता है, बहुत सारी आवाज करता है। डॉट मैट्रिक्स पर प्रिंटर जो होता है उसमें भी डॉट वगैरह होते हैं, तो बहुत सारे आपको आवाज आएगी इसमें। ठीक है, इंक जेंक प्रिंटर में भी आवाज आती है। लेकिन दोस्तों एक प्रिंटर होता है आपके लेजर प्रिंटर, जो ना तो आवाज करता है, गुणवत्ता वो उच्च होती है और आपकी गति भी क्या होती है? इसकी उच्च होती। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके लिए दे रखा है कि कौन सा आउटपुट डिवाइस है, आपको बताना। ठीक है, ऑप्शन ए दे रखा है माउस, बी दे रखा है कीबोर्ड, सी दे रखा है स्पीकर और डी दे रखा है जॉयस्टिक। तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था माउस तो आपके क्या होता है? आपके इनपुट डिवाइस होता है, कीबोर्ड भी आपके इनपुट डिवाइस होता है, लेकिन स्पीकर जो होता है वो दोस्तों क्या होता है? आपके आउटपुट क्या होता है दोस्तों? ये आपके आउटपुट डिवाइस होता है। ठीक है, बाकी जॉयस्टिक भी क्या होता है? ये भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर एक इनपुट डिवाइस नहीं है, वो आपको बताना है। इनमें से कौन सा एक कंप्यूटर जो इनपुट डिवाइस नहीं है वो आपको बताना है। तो देख, तो जॉयस्टिक दोस्तों आपके इनपुट डिवाइस है, ट्रैक बॉल आपके इनपुट डिवाइस होती है, इमेज स्कैनर इनपुट डिवाइस होती है, मॉनिटर क्या होता है? आपके आउटपुट डिवाइस होता। ओके, ये क्वेश्चन दोस्तों आपको हल्के में लग रहे होंगे, लेकिन ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि नॉर्मली दोस्तों ट्रैक बॉल किसी को पता नहीं होता है कि आउटपुट डिवाइस में आता है, इनपुट डिवाइस में होता है। दोस्तों ट्रैक बॉल जो होता है वो आपके इनपुट डिवाइस में आता है, इमेज स्कैनर आपके इनपुट डिवाइस में आता है, जॉयस्टिक भी इसमें आता है, इनपुट डिवाइस में आता है, मॉनिटर आपके आउटपुट डिवाइस में आता है। वो दोस्तों
एग्जाम में क्या होता है, इजी क्वेश्चन भी हम गलत करके आ जाते हैं जब हमने क्या नहीं की होती, क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं की होती है। और दोस्तों पुराने पेपर देख रहे हो ना, पुराने पेपर से आपको बहुत आसान हो जाता है एग्जाम के पेपर को समझना। ठीक है, सारे जो क्वेश्चन है दोस्तों RSSB के द्वारा ही पूछे गए हैं। तो चाहे दोस्तों आपके पटवारा का एग्जाम है, वीडियो का एग्जाम हो, ये कौन लेगा आपके एग्जाम, ये सारे एग्जाम आपके कौन लेगा, ये आपके RSSB लेने वाला है। चतुर्थ श्रेणी का कौन लेने वाला है, RSSB लेने वाला है। और पटवार में तो दोस्तों 30 नंबर के क्वेश्चन किससे आने वाले हैं, आपके कंप्यूटर से आने वाले। ठीक है, 30 नंबर के क्वेश्चन मतलब 15 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं अगला। तो जो इस क्लास को पूरी देख लेगा वो एग्जाम में बहुत ही अच्छा फील करेगा। जो नहीं देखेगा, आधी क्लास देखेगा, 10 क्वेश्चन देगा, 20 क्वेश्चन दे देगा, थोड़े क्वेश्चन के बाद चला जाएगा, 50 के बाद उसको हो सकता है कि नींद आने लग जाए, अच्छा मजा नहीं आने लगा। क्योंकि दोस्तों हमारा उद्देश्य यहाँ पर पढ़ाना है, आपको मजा देना नहीं है। ठीक है, हमारा उद्देश्य आपको अच्छा कंटेंट देना है ताकि आप एग्जाम में पास हो सके। और एग्जाम में पास होने के बाद आप क्या कर सके, नौकरी ले सके, और नौकरी से अपने घर को चला सके, अपने साथी को अच्छे से आप मैनेज कर सके, और जो भी आप आगे करना थे उसको अच्छे से कर सके। यही हमारा मेन उद्देश्य होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके दोस्तों दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस वर्ण अंकीय पूर्णांक कैरेक्टर और विशेष पूर्णांक कैरेक्टर जो होते हैं वो कंप्यूटर में प्रवेश करने की अनुमति देता है। दोस्तों ऑप्शन ए आपको दे रखा है कीबोर्ड, बी दे रखा है माउस, सी दे रखा है मॉनिटर और डी दे रखा है पेंसिल। दोस्तों इन दोनों से तो हम नॉर्मली कुछ आपके इंस्ट्रक्शन अंदर नहीं दे सकते हैं, बाकी आपके कीबोर्ड से और माउस से दोनों से दे सकते हैं। लेकिन अगर विशेष पूर्णांक से विशेष कैरेक्टर अगर देने हैं तो वो किससे देते हैं, वो हम कीबोर्ड से देते हैं। तो ये इजी क्वेश्चन था लेकिन थोड़ा सा घुमाया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, वो आपको बताना है। वो बताना है कि कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। प्रोडर आपके दोस्तों आउटपुट डिवाइस है, बिल्कुल करेक्ट है। बारकोड रीडर आपके इनपुट डिवाइस है। मैग्नेटिक इंक करेक्टर पहचान आपका जो होता है ICAR जो होता है आपके, नहीं IMCR जो होता है, IMCR। ठीक है, ये क्या होता है, इन मैग्नेटिक, नहीं नहीं दोस्तों इसमें थोड़ा सा रॉन्ग हो रहा है। इसमें क्या होगा, एक्चुअली होगा MICR, इसका पूरा नाम होता है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन इसे कहा जाता है, हिंदी में इसे पहचान कहा जाता है। उसके बाद दे रखा है ऑप्टिकल मार्क पहचान, द ऑप्टिकल मार्क, इसे रीडर भी कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि इनपुट डिवाइस नहीं है, इनपुट डिवाइस नहीं है इसका मतलब कौन सा डिवाइस होगा, वो आउटपुट डिवाइस होगा। और यहाँ पर एक ही आउटपुट डिवाइस है, वो कौन सा है, वो आपका प्लोटर यहाँ पर आउटपुट डिवाइस। ठीक है, बाकी सब क्या है यहाँ पर, बाकी तीनों आपके जो दे रखे हैं वो इनपुट डिवाइस दे रखे हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके दे रखा है कि निम्न में से कौन सी फेलिंग ड्राइव का लक्षण है, आपको बताना है। मतलब आपसे ये पूछा गया है कि जब ड्राइव जो होती है वो फेल हो जाती है तब क्या होता है, मतलब उसके लक्षण क्या होते हैं, ये आपको बताना है। ओके, ऑप्शन ए आपको दे रखा है मॉनिटर पर डिस्प्ले न होना, बी दे रखा है क्लिक की आवाज का तेज होना, सी दे रखा है कि परफॉर्मेंस का धीरे होना, और डी दे रखा है ब्लू स्क्रीन का एड आना। तो आप बताइए मुझे कि जब फेलिंग ड्राइव हो जाती है, मतलब ड्राइव जो होती है, हार्ड ड्राइव जो होती है, जब फेल हो जाती है तो उसके लक्षण क्या होते हैं। तो उस समय क्या होता है दोस्तों, उस समय क्लिक की आवाज़ जो होती है वो तेज हो जाती है। क्या हो जाती है, क्लिक की जो आवाज़ होती है वो तेज होने लग जाती है। ये इसका क्या होता है, लक्षण होता है। ओके, अगला क्वेश्चन आपकी दे रखा है कि FAT, ठीक है, FAT32, ठीक है, FAT32 फाइल सिस्टम द्वारा अधिकतम किस साइज की फाइल का समर्थन किया जाता है। मतलब FAT32 जो फाइल होती है, वो जो सिस्टम होता है वो अधिकतम किस फाइल की, मतलब जो अधिकतम कितनी साइज की जो फाइल होती है उसको सपोर्ट करता है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों ये जो सपोर्ट करता है वो आपके 4 GB की फाइल को सपोर्ट कर सकता है। कितनी GB की फाइल को सपोर्ट कर सकता है, तो केवल 4 GB की फाइल को ये सपोर्ट कर सकता है। ओके, अगला क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है, आपको बताना है। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा गया है कि ऑप्टिकल स्टोरेज जो डिवाइस होती है वो किस प्रकार की डिवाइस है। ऑप्शन ए दे रखा है टेप, बी दे रखा है पंच कार्ड, सी दे रखा है ब्लूटूथ डिस्क, और डी दे रखा है आपके हार्ड डिस्क। दोस्तों ये जो होती है ये आपके हार्ड डिस्क होती है। किस प्रकार की डिस्क होती है, ये हार्ड डिस्क होती है, ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस। अगला दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की लघुत्तम डाटा यूनिट है, मतलब सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है आपको बताना, इन 4 ऑप्शन में से बताना है। ओके, ऑप्शन ए दे रखा है बाइट होती है, बी दे रखा है निब्बल होती है, सी दे रखा है केबी होती है, और डी दे रखा है जीबी होती है। तो दोस्तों सबसे छोटी जो इकाई होती है वो होती है आपकी निब्बल होती है। ठीक है, लेकिन निब्बल से भी अगर छोटी आपसे पूछे तो वो होती है बिट होती है। क्या होती है, बिट होती है। जो 4 बिट में कितने निब्बल होते हैं, तो आपके एक निब्बल होता है। ठीक है, 4 बिट में आपके कितने निब्बल होते हैं, एक निब्बल होता है। तो यदि ऑप्शन में बिट होता है तो आपको क्या लगाना है, बिट लगाना है। बिट से बड़ी क्या होती है, निब्बल हो, निब्बल से फिर केबी, केबी से फिर आपके एमबी, एमबी से फिर क्या होती है जीबी, जीबी से फिर टीबी, ऐसे चलता रहता है। ठीक है, छोटी से बड़ी इकाइयाँ चलती रहती है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन आपके दे रखा है कि रैम के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। मतलब रैम किस प्रकार की होती है आपको बताना है। रैम का मतलब RAM, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, ए दे रखा है ये वोलेटाइल और परमानेंट होती है। बी दे रखा है ये नॉन वोलेटाइल और परमानेंट होती है। सी दे रखा है नॉन वोलेटाइल और टेम्परेरी होती है। और डी दे रखा है वोलेटाइल और टेम्परेरी होती है। तो दोस्तों आपकी जो रैम होती है क्या होती है, दोस्तों रैम जो होती है आपके वोलेटाइल और टेम्परेरी होती है। किस प्रकार की होती है, वोलेटाइल और आपके टेम्परेरी होती है। और दोस्तों इसमें क्या होता है, आपके जब लाइट चली जाती है, ठीक है, जब आपके लाइट चली जाती है तो इसमें जो डाटा होता है वो क्या होता है, नष्ट हो जाता है। मतलब एक प्रकार की क्या होती है, अस्थायी होती है। ठीक है, किस प्रकार की होती है, अस्थायी होती है, टेम्परेरी होती है। और इसमें क्या होता है, जब आपकी लाइट आती है, मतलब आप लाइट जो चली जाती है तो उसमें में क्या होता है, इसमें जितना भी डाटा होता है क्या हो जाता है, वो नष्ट हो जाता है। इसका मतलब ये कैसी है, टेम्परेरी अस्थायी है। ओके, रैम के बारे में बात की हमने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके इधर रखा है कि ईईपी रोम का पूर्ण रूप क्या होने वाला है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है कि ईईपीएम जो होती है, पी रोम जो होती है, इसका पूर्ण रूप क्या होता है। ठीक है दोस्तों, इसका जो पूर्ण रूप होता है वो क्या होता है, तो मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ। इसका जो पूर्ण रूप होता है वो होता है आपके इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है, इलेक्ट्रिकल इरेजिबल प्रोग्रामेबल। और आपके ROM का मतलब क्या होता है, रोम का मतलब तो क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी होता है। ये तो सबको पता है, ठीक है, लेकिन यहाँ ध्यान रखें ईईपी का ध्यान रखें। ई का मतलब इलेक्ट्रिकली, ठीक है। बी का ई, एक और ई का मतलब होता है इरेजेबल। और फिर पी का मतलब होता है आपके प्रोग्रामेबल होता है। ओके, अगला क्वेश्चन आपके दे रखा है पीबी किसके बराबर होता है। मतलब जो पेराबाइट होता है, एक पेराबाइट जो होता है वो किसके बराबर होता है। तो दोस्तों एक पेराबाइट जो होता है वो किसके बराबर होता है, वो आपके 1 TB के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 1 TB के बराबर होता है। तो यहाँ पर एक मतलब 1024, सॉरी, यहाँ पर क्या आएगा आपके 1000, यहाँ पर आएगा आपके 1024 TB के बराबर क्या होता है, आपके 1 PB होता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर ए आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 1024 TB से कितने होते हैं, आपके 1 PB होता है, जिसे क्या कहा जाता है, आपके पेराबाइट भी कहा जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन आपके दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो आपको बताना है। इनमें से आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन ए आपको दे रखा है एक्सेल है। डी आपका दे रखा है पावर पॉइंट है। सी आपके दे रखा है MS वर्ड है। और डी दे रखा है आपके लिनक्स है। तो इसमें आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है, दोस्तों सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो है आपके लिनक्स। लिनक्स क्या है, आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर है। बाकी ये आपके तीनों क्या है, ये आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। बाकी तीनों क्या है, आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके दे रखा है 39वां कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस अधिकतम मात्रा में डेटा स्टोर कर सकता है। ऐसा कौन सा डिस्क है जो अधिकतम मात्रा में आपके डेटा स्टोर कर सकता है। ऑप्शन ए दे रखा है फ्लॉपी डिस्क, बी दे रखा है कॉम्पैक्ट डिस्क, ई दे रखा है ऑप्टिकल डिस्क और डी दे रखा है हार्ड डिस्क। तो इन चारों में सबसे ज्यादा डाटा कौन स्टोर कर सकता है, वो आपके दोस्तों कर सकती है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क सबसे ज्यादा मात्रा में स्टोर कर सकती है डेटा इन तीनों के मुकाबले। फ्लॉपी और कॉम्पैक्ट और ऑप्टिकल डिस्क से सबसे ज्यादा डाटा कौन स्टोर कर सकती है, हार्ड डिस्क सबसे ज्यादा डेटा स्टोर कर सकती है। ओके, अगला क्वेश्चन आपके दे रखा है कि फ्लॉपी डिस्क के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है वो आपको बताना है। फ्लॉपी डिस्क के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है वो आपको बताना कोई। ऑप्शन ए दे रखा है डेटा को केवल तभी पढ़ा जा सकता है, लिखा जा सकता है जब राइट प्रोटेक्ट नोच बंद हो या ढका हो। दूसरा दे रखा है फ्लॉपी डिस्क माइलर प्लास्टिक से बनी होती है, बिल्कुल सही है। सी दे रखा है माइलर प्लास्टिक की सतह और ऑक्साइड से लेपित होती है, मतलब चुंबकीय पदार्थ से लेपित होती है, ये भी बिल्कुल ठीक है। डी दे रखा है कुछ संस्करण में केवल 1.44 MB की संग्रहित किया जा सकता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो वो गलत कौन सा है, तो गलत जो है वो आपके दोस्तों ए यहाँ पर गलत दे रखा है कि डेटा को केवल तभी पढ़ा या लिखा जा सकता है जब राइट प्रोटेक्ट नोच बंद हो। बंद नहीं होना चाहिए दोस्तों, जब खुला होता है तब इसे पढ़ा जा सकता है, बंद हो तब नहीं इसे पढ़ा जा सकता। ठीक है, जब खुला होता है तब इसे पढ़ा जा सकता है, ये इसका क्या है करेक्ट आंसर जी। ओके, अगला क्वेश्चन आपके दे रखा है कि कंप्यूटर में आंकड़ों की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है। ऑप्शन ए दे रखा है बिट होती है, ठीक है। बी आपके दे रखा है निब्बल होती है। सी दे रखा है केबी और डी दे रखा है आपके बाइट। तो दोस्तों सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, बिट होती है। आपके 4 बिट में कितने निब्बल होते हैं, तो आपके 1 निब्बल होता, ठीक है। तो सबसे छोटी इकाई कौन सी हो गई, आपके बिट होती है, जिसमें 4 बिट और 1 निब्बल होता है। ओके, अगला क्वेश्चन आपके दे रखा है खाली स्थान दे रखा है और बता रखा है कि एक मेमोरी है जिसका प्रयोग आंकड़ों को अस्थायी रूप से संचलन के किया जाता है। तो वो कौन सी मेमोरी है जिसका प्रयोग आंकड़ों को अस्थायी रूप से संचलन के किया जाता है, तो दोस्तों वो जो मेमोरी होती है आपके कौन सी होती है, वो रैम होती है। कौन सी होती है, रैम होती है।
यहाँ पर रैम आपके कितना ऑप्शन में दे रखा है, इसमें दे रखा है, इसमें दे रखा है, तो ये तो आपके ऑप्शन नहीं हो सकते। इसके बाद दे रखा है जबकि डैश का प्रयोग आंकड़ों को स्थायी रूप से संचयन के लिए किया जाता है जो कि परिवर्तित या मिटाए नहीं जा सकते। तो दोस्तों वो कौन सी होती है, आपके रोम होती है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब आपके रैम क्या होती है दोस्तों, अगर हम बात करें रैम की, तो रैम क्या करती है दोस्तों, एक ऐसी मेमोरी है जिसमें आंकड़ों का अस्थायी रूप से संचयन किया जाता है। तो ध्यान रखना, रैम में जो डाटा संग्रहित होता है वो कैसा होता है, अस्थायी होता है, मतलब टेम्परेरी होता है। जबकि रोम जो होती है, रोम में क्या होता है आपके दोस्तों, रोम में आंकड़ों का संचयन किस प्रकार से होता है, स्थायी रूप से होता है। दोस्तों इन दोनों का ध्यान रखना, रैम में आपके अस्थायी रूप से होता है जबकि रोम में क्या होता है, स्थायी रूप से होता है। इसमें आपके डाटा मिटाई नहीं जा सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके दे रखा है, स्टोरेज स्पेस के आकार के अनुसार निम्न में से कौन सा विकल्प अवरोही क्रम में ही व्यवस्थित कीजिए। मतलब आपको बताना है, घटता क्रम बताना है। घटता क्रम का मतलब है दोस्तों, पहले कौन सा आएगा, पहले आपके बड़ा आएगा और सबसे लास्ट में क्या आएगा, आपके छोटा आएगा। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, आपके ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा, क्योंकि सबसे छोटा कौन सा होता है दोस्तों, आपके बाइट निब्बल होता है। निब्बल, निब्बल के बाद आपके बाइट और बाइट के बाद केबी और केबी के बाद एमबी। तो इसने कौन सा पूछा है, अवरोही पूछा है, तो पहले हम बड़ा लेंगे तो बड़ा कौन सा होता है, एमबी। ठीक है, एमबी से फिर छोटा आपके केबी, केबी से छोटा फिर कौन सा आ जाएगा, आपके बाइट, और बाइट से छोटा कौन सा आ जाएगा, आपके निब्बल आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हमारा दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाय ऑप्शन के हिसाब से हम जाते हैं तो। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके दे रखा है कि वह प्रक्रिया जिसमें डिस्क को ट्रैक्स और सेक्टर्स में विभाजित किया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट से लगा लेना। आपसे पूछा गया है कि ऐसी वह प्रक्रिया कौन सी है जिसमें डिस्क को ट्रैक्स और सेक्टर में विभाजित किया जाता है। कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी मतलब चीज होती है जिसको डिस्क और ट्रैक्स में विभाजित किया जाता है, सेक्टर में विभाजित किया जाता है। ये डिस्क जो ट्रैक्स होती है उसको आगे किसमें विभाजित किया जाता है, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, ये किसे कहा जाता है दोस्तों, ये कहा जाता है फॉर्मेटिंग को कहा जाता है। कि इसे क्या किया जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, फॉर्मेटिंग कहा जाता है, जिसमें आपके डिस्क को ट्रैक्स में और ट्रैक्स को भी सेक्टर में आपके विभाजित किया जाता। ओके, ध्यान रखा, इसका आंसर आपके क्या हो जाएगा, फॉर्मेटिंग आपके इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन आपके दे रखा है, जो पावर ऑफ होने के बाद डेटा को स्टोर रखता है, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है। मतलब आपके जब लाइट कट हो जाती है उसके बाद भी जो डाटा को क्या रखता है, स्टोर रखता है, उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए आपको दे रखा है वोलेटाइल स्टोरेज, बी दे रखा है नॉन वोलेटाइल स्टोरेज, सी दे रखा है सेक्वेंटियल स्टोरेज, और डी आपके दे रखा है डायरेक्ट स्टोरेज। तो दोस्तों ऐसी चीज, ऐसी मेमोरी जो आपके डाटा को क्या रखती है, डाटा को आपके स्टोर रखती है, उसे क्या कहा जाता है, उसे दोस्तों आपके नॉन वोलेटाइल स्टोरेज कहा जाता है। इसका उदाहरण अगर हम बात करें तो रोम किसका उदाहरण है, आपके नॉन वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है। क्योंकि इसमें लाइट चली जाने के बाद ही दोस्तों क्या रहता है, आपका डेटा जो रहता है वो स्टोर टाइम कैप्ट नहीं होता। लेकिन जब आप रैम की बात करने पर रैम की बात कौन सी होती है, रैम जो होती है आपकी वोलेटाइल मेमोरी होती है, जिसमें क्या होता है, जैसे ही लाइट जाती है तो आपकी क्या हो जाता है, सारा डेटा नष्ट हो जाता। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके दे रखा है, मेमोरी और स्टोरेज का अंतर यह है कि मेमोरी और स्टोरेज। अब आपको अंतर बताना है कि मेमोरी और स्टोरेज में क्या अंतर होता। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मेमोरी जो होती है वो आपकी क्या होती है, अस्थायी होती है। मेमोरी क्या होती है, अस्थायी होती है। जबकि आपके स्टोरेज क्या होती है, स्टोरेज दोस्तों आपके स्थायी होती है। स्टोरेज क्या होती है, स्थायी होती। ओके, तो ध्यान रखना है, मेमोरी और स्टोरेज में क्या अंतर होता है, मेमोरी आपके अस्थायी होती है और स्टोरेज क्या होती है, आपके स्थायी होती है। ओके, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो निम्नलिखित में से स्टोरेज मीडिया के रूप में सीडी रोम के क्या लाभ है, आपको बताना है। सीडी रोम जो होती है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी जो होती है, इसके क्या लाभ है वो आपको बताने हैं। ए दे रखा है, सीडी रोम बड़ी मात्रा में डेटा और इन्फॉर्मेशन को संग्रहित करने का एक सस्ता तरीका है। बी होता है, सीडी रोम डेटा और इन्फॉर्मेशन को मैग्नेटिक डिस्क से अधिक तेजी से प्राप्त करता है। सी दे रखा है, सीडी रोम मैग्नेटिक मीडिया की तरह कम त्रुटियां होता है या कम त्रुटियां देता है। और डी दे रखा है, दिए गए सभी। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आप ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि सीडी रोम जो होती है दोस्तों बड़ी मात्रा में डेटा को इन्फॉर्मेशन, जो डेटा और इन्फॉर्मेशन रखती है उसको संग्रहित करने का एक क्या है, सबसे ज्यादा सस्ता तरीका है। ओके, अगला क्वेश्चन आपके दे रखा है कि एक साथ एकीकृत फ्लिप फ्लॉप के सेट को क्या कहा जाता है। एक साथ एकीकृत तरतीब फ्लिप फ्लॉप का जो सेट रखा जाता है उस फ्लिप फ्लॉप के सेट को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका दे रखा है काउंटर कहा जाता है, बी आपके दे रखा है एडर कहा जाता है, सी आपके दे रखा है रजिस्टर कहा जाता है, या बी आपके दे रखा है इनमें से कुछ नहीं कहा जाता। कि दोस्तों
एक साथ एकीकृत फ्लिप फ्लॉप के सेट को आपके जो कहा जाता है वो आपके रजिस्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रजिस्टर कहा जाता। ठीक है। नेक्स्ट आपके दे रखा है कि डेटा और इंस्ट्रक्शन को आसानी से उपलब्ध बनाने के लिए इन्हें सहेजना किसका कार्य है? डेटा और इंस्ट्रक्शंस को आसानी से उपलब्ध बनाने के लिए इन्हें सहेजना का कार्य क्या कहलाता है? ऑप्शन ए दे रखा है स्टोरेज यूनिट, बी दे रखा है कैशे यूनिट, सी दे रखा है इनपुट यूनिट और डी दे रखा है आपके आउटपुट यूनिट। तो दोस्तों इसे जो कहा जाता है आपके स्टोरेज यूनिट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टोरेज यूनिट कहा जाता। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दे रखा है कि एक योटोबाइट का मतलब क्या होता है? अब आपको आगे वाले क्वेश्चन में दोस्तों मैं सारी डेटा की आपकी जितने भी ये होती है इस सारी एक स्लाइड में आपको उपलब्ध करवा दूंगा, सबसे छोटी कौन सी होती है, सबसे बड़ी कौन सी होती है, ताकि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है। एक योटोबाइट का मतलब क्या होता है दोस्तों? एक योटोबाइट का जो मतलब होता है वो आपकी 1024 जेबी होता है, मतलब जेटोबाइट होता है। ठीक है। क्या होता है? 1024 आपके जेटोबाइट होता है। ठीक है। क्या होता है? आपके जेटोबाइट होता है। जेटोबाइट इसमें होता है एक योटो बाइट में 1024 जेटो बाइट होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके दे रखा है कि विंडोज ओएस में मान्य फाइल एट्रीब्यूट कौन सा सही नहीं है? विंडोज ओएस, ओएस का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, में माइल्ड फाइल में मान्य जो फाइल एट्रीब्यूट है, वैलिड आपके एट्रीब्यूट है, वो कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए आपको दे रखा है एनक्रिप्टेड, बी दे रखा है रेड ओनली, सी दे रखा है फ्लैशी और डी दे रखा है हिडन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्लैशी। लेकिन नाम का कोई ही दोस्तों आपके फाइल टू एक ऑप्टीट्यूड आपके नहीं होता है, बाकी आपके एनक्रिप्टेड होता है, रेड ओनली होता है और आपके हिडन भी होता है। ओके। अगला क्वेश्चन आपके दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार नहीं है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से बताना है कि कौन सा ओएस आपके ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। और ऑपरेटिंग सिस्टम से दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाने लगे और अच्छी मात्रा में अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। तो पहला ऑप्शन आपके दे रखा है कि एप्लीकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम, बी आपके दे रखा है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, सी दे रखा है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम और डी दे रखा है बर्थ बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपके एप्लीकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ये आपके कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता, ये जो एप्लीकेशन होता है ये कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है। ठीक है। बाकी आपके मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, रियल टाइम होते हैं और बेच ऑपरेटिंग भी आपके होते हैं, लेकिन आपके एप्लीकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम नाम का कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है। ओके। अगला क्वेश्चन आपके लिए रखा है कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल ड्राइव पर फाइलों को संगठित व प्रबंधित करने के लिए किस फाइल सिस्टम का उपयोग किया जाता है? ठीक है। ए दे रखा है HFS+, बी दे रखा है एक्सटेंशन 4, सी दे रखा है FAT32 और डी आपके दे रखा है NTFS। तो दोस्तों आपके जो प्रयोग किया जाता है वो कौन सा किया जाता है? NTFS प्रयोग किया जाता है। NTFS पे जो फुल फॉर्म होती है वो होती है आपकी न्यू टेक्नोलॉजी। ठीक है। न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम क्या होती है? न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम क्या होती है? आपके आपके एनटीपीएस का फुल फॉर्म होती है, जिसका उपयोग कहाँ किया जाता है? इस ऑपरेटिंग सिस्टम का स्टोरेज ड्राइव फाइलों को संगठित और प्रबंधित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ओके। अगला क्वेश्चन आपके लिए रखा है इनमें से कौन सी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस? पहली बात तो GUI का फुल फॉर्म क्या होता है? GUI का जो TUI का जो फुल फॉर्म होता है वो आपके होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसकी क्या विशेषता है वो आपको बतानी है। ऑप्शन ए दे रखा है केवल कीबोर्ड शॉर्टकट का यूज किया जाता है, आइकन और विंडो में इसका प्रयोग किया जाता है, टेक्स्ट आधारित कमांड में इसका प्रयोग किया जाता है, या कमांड लाइन इंटरफेस में इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इसका जो प्रयोग किया जाता है वो आपके आइकन और विंडो में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? GUI का, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का। ठीक। नेक्स्ट आपके दे रखा है कि विंडोज 10 डेस्कटॉप को कस्टमाइज करने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका मान्य नहीं है वो आपको बताना है। तीन तरीके मान्य के रखे हैं और चौथा तरीका बताना है कि कौन सा मान्य नहीं है। क्वेश्चन क्या है? विंडोज 10 के डेस्कटॉप को कस्टमाइज करने का तरीका देता। ठीक है। ऑप्शन ए दे रखा है वॉलपेपर बदल, बी दे रखा है डेस्कटॉप डेगेट दौड़ना, टी दे रखा है स्क्रीन रिजोल्यूशन बदलना और डी आपके दे रखा है डेस्कटॉप शॉर्टकट क्रिएट करना। क्लियर? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके डेस्कटॉप बेसिक को जोड़ना। ठीक है। डेस्कटॉप बेसिक को जोड़ना आपके इसमें ये नहीं किया जाता है। बाकी आपके वॉलपेपर जोड़ बदलना, स्क्रीन रिजोल्यूशन बदलना, डेस्कटॉप शॉर्टकट क्रिएट करना, ये सारे काम विंडोज 10 में आपके डेस्कटॉप कस्टमाइज के होते हैं। ओके। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि विंडोज 10 में कौन सा मान्य उपयोगकर्ता खाता प्रकार नहीं? ठीक है।
विंडोज 10 में कौन सा मान्य उपयोगकर्ता आपके अकाउंट नहीं है वो आपको बताना। ठीक है, अपने ए जो बताया कुपर उपयोगकर्ता, बी दे रखा है मेहमान, सी दे रखा है एडमिनिस्ट्रेटर और डी दे रखा है मानव उपयोगकर्ता। तो दोस्तों आपके सुपर उपयोगकर्ता नाम का वही कि आपके उपयोगकर्ता अकाउंट से नहीं होता। ओके, अगला क्वेश्चन आपके लिए रखा है किस विंडोज फीचर में उपयोगकर्ता सिस्टम मेंटेनेंस या बैकअप जैसे ऑटोमेटिक जो टास्क को शेड्यूल कर सकते हैं। ऑप्शन ए दे रखा है टास्क मैनेजर में, बी दे रखा है कंट्रोल पैनल में, सी दे रखा है टास्क शेड्यूलर में और डी दे रखा है कमांड प्रॉम्प्ट में। दोस्तों ये जो आपके किया जाता है ये टास्क शेड्यूलर में किया जाता है। किस में किया जाता है? टास्क शेड्यूलर में ये आपके किया जाता। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर, दोस्तों आपकी क्लास चल रही है और आपको लग रहा होगा कि मैं फालतू कोई बातें नहीं कर रहा हूँ। बहुत सारे टीचर्स को मैंने देखा है क्लास के बीच में फालतू बातें करने लग जाते हैं। दोस्तों मेरा उद्देश्य ऐसा नहीं है, मेरा उद्देश्य बस ये है कि आपको कंटेंट उपलब्ध करवाया जाए, उस कंटेंट की जानकारी दी जाए और अच्छे से अच्छा आपको कंटेंट दिया जाए और आपका बिल्कुल भी 1 या 1.5 घंटे की क्लास में बिल्कुल भी आपका समय वेस्ट नहीं किया जाए। ठीक है, अब दोस्तों वापस से हम आगे बढ़ते हैं बिना कोई समय वेस्ट किए। ठीक है, कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर वो आपको बताना है, इंपॉर्टेंट है। ये सीटी में पूछा गया था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आपको बताना है सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है। ऑप्शन ए दे रखा है एक्सेल, डी दे रखा है पावर पॉइंट, सी दे रखा है एमएस वर्ड और डी दे रखा है लिंक। तो लोकल नट जो होता है वो क्या होता है, आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। बाकी आपके एक्सेल, पावर पॉइंट और एमएस वर्ड तीनों ही क्या है दोस्तों, तीनों ही आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ये किसके पार्ट होते हैं? ये एमएस ऑफिस के पार्ट होते हैं। एमएस ऑफिस मतलब आपके माइक्रोसॉफ्ट के पार्ट होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए रखा है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज द्वारा कॉन्फ़िगरेशन जानकारी सहेजने के लिए इस्तेमाल होने वाला एक डेटाबेस को क्या कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए रहता है विंडोज रजिस्ट्री कहा जाता है, डी रखा है विंडोज रिकॉर्ड कहा जाता है, सी रखा है विंडोज कुकी कहा जाता है और डी रखा है कैश मेमोरी जो होती है या कैश जो होता है ओके कहा जाता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपकी विंडोज रजिस्ट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विंडोज रजिस्ट्री कहा जाता है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज द्वारा कॉन्फ़िगरेशन जानकारी सहेजने के लिए इसका इस्तेमाल, डेटाबेस का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन आपके दे रखा है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के लिए किस पीढ़ी के ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है। तो आपके माइक्रोसॉफ्ट होता है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के लिए किस प्रकार के पीढ़ी के ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए दे रखा है पहले, दूसरे, तीसरे या फिर चौथे। तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयोग किए जाते हैं वो आपकी चौथी पीढ़ी या फोर्थ जनरेशन। ठीक है, ये आपके फोर्थ जनरेशन के जो होते हैं वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयोग किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके दे रखा है कि विंडोज 95, विंडोज 98 और विंडोज एनटी को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए आपको दे रखा है प्रोसेसर कहा जाता है, डोमेन नाम, तीसरा दे रखा है मॉडेम और चौथा दे रखा है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो दोस्तों इन तीनों को ही क्या कहा जाता है? इन तीनों को ही आपके ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दे रखा है कि जब आप एक पीसी को बूट करते हैं तो क्या होता है। मतलब एक पीसी को जब बूट, मतलब अपना पर्सनल जो कंप्यूटर होता है हम उसे बूट करते हैं तो क्या होता है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, तो इसमें जो दोस्तों होता है वो आपके होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के भागों को डिस्क से मेमोरी में कॉपी किया जाता है। जब हम बूटिंग करते हैं तो क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के भागों को डिस्क से मेमोरी में क्या किया जाता है, कॉपी किया जाता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि विश्व के अधिकांश सुपर कंप्यूटर द्वारा किस ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है। कौन से ओएस का इस्तेमाल सबसे ज्यादा सुपर कंप्यूटर द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए दे रखा है विंडोज, बी दे रखा है लिनक्स, सी दे रखा है मैकिन्टॉश और डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है वो आपके लिनक्स यूज किया जाता है। कौन सा यूज किया जाता है? लिनक्स जो है वो सबसे ज्यादा आपके ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जाता है। ओके, अगला आपके दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कमांड लाइन इंटरफेस। ठीक है, क्या दे रखा है? कमांड लाइन इंटरफेस आपके CLI पर आधारित होता है। उस ऑपरेटिंग सिस्टम का आपको नाम बताना है। तो कमांड लाइन इंटरफेस CLI पर क्या होता है, आपके निर्भर होता है, उस पर आधारित होता है। ओके, तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। विंडोज NT, बी दे रखा है विंडोज 2000, सी दे रखा है विंडोज 11 और डी दे रखा है MS DOS। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा MS DOS हो गया है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि प्रचालन तंत्र के कार्य क्या क्या होते हैं। प्रचालन तंत्र का मतलब होता है दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम को ही क्या कहा जाता है? प्रचालन तंत्र कहा जाता है। ठीक है, इसके क्या क्या कार्य होते हैं वो आपको बताने हैं। ओके, तो पहला ऑप्शन आपको दे रखा है
कि मेमोरी को नियंत्रित करता है, बिल्कुल ये मेमोरी को नियंत्रित करता है। परिकलन को नियंत्रित करता है, नहीं। परिकलन को नियंत्रित मतलब गणना वगैरह को नियंत्रित करने का काम ये नहीं करता है, तो दूसरा नहीं हो सकता है। तीसरा दे रखा है प्रक्रिया समय को नियंत्रित करता है, बिल्कुल करता है। चौथा दे रखा है फाइल या फ़ोल्डर की रचना करने और समाप्त करने को नियंत्रित करता है, तो ये भी बिल्कुल करता है। तो दोस्तों आपके पहला करता है, तीसरा करता है, चौथा करता है, ठीक है? तो पहला, तीसरा, कौन-सा, चौथा ये वाला दे रखा है, बाकी दूसरा ऑप्शन क्या है आपकी गलत है। तो ये तीनों काम इसमें करता है, ओके? अगला क्वेश्चन आपके दे रखा है कि प्रत्येक ओएस में मतलब प्रत्येक ऑपरेटिंग सिस्टम में डेस्क होता है जो कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी में स्थित रहता है तथा कुछ सामान्य कार्यों को करने के लिए सक्षम होता है। तो प्रत्येक ओएस में क्या होता है दोस्तों, प्रत्येक ओएस में क्या होता है, तो प्रत्येक ओएस में आपके कर्नेल होता है। क्या होता है? कर्नेल होता है, जो क्या करता है, वो आपके कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी में स्थित रहता है, तो कुछ सामान्य कार्यों को करने के लिए क्या होता है, सक्षम होता है। ओके। अगला क्वेश्चन आपके दे रखा है कि एमएस डोस में जब बिजली का स्विच ऑन किया जाता है तो बायोस निम्नलिखित का क्या कार्य करता है। तो बायोस निम्नलिखित में से क्या क्या कार्य करता है वो आपको बताना है, क्रम वाइज बताना है कि आपको क्या क्या कार्य करता है, ठीक है? तो दोस्तों सबसे पहले वो करता है, वो क्या करता है, सबसे पहले वो स्वयं की जांच करता है। क्या करता है? स्वयं की जांच करता है। उसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर पर वो क्या करता है, तो दूसरे नंबर पर दोस्तों आपके ओएस का छोटा भाग बूट जो होता है वो क्या करता है, लोडर कहलाता है, वो लोडर करता है। उसके बाद दोस्तों क्या करता है, तो उसके बाद दोस्तों इसे मुख्य मेमोरी में भरा जाता है, ठीक है? उसके बाद आपके, तो ये तीसरा हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपके शेष सभी ओएस को रोल दिया जाता है, ओके, ये करता है। देन क्या करता है, देन वो दोस्तों आपके इसे मुख्य मेमोरी में संग्रहित किया जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर इस प्रकार से कौन सा हो जाएगा, सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रत्येक फाइल को फाइल मोड द्वारा अभिगम किया जाता है। यह फाइल मोड निर्धारण करता है कि उस फाइल में कौन सी क्रिया की जाए। यदि फाइल मोड हो तो उस फाइल को केवल कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं दोस्तों, हम उस फाइल को क्या कर सकते हैं, केवल और केवल पढ़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं, केवल और केवल उसे पढ़ सकते हैं, ठीक है? अगला क्वेश्चन आपके दे रखा है, ये दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर ये 69 होगा यहाँ पर, ठीक है? 6 है यहाँ पर, और ओके 69 ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको दे रखा है कि किसी ऑपरेटिंग सिस्टम को डेस्क कीबोर्ड निश्चित क्वेरी क्यू यू, मतलब ये आपके वो होता है जो आपके कीबोर्ड वगैरह में उसमें होता है QWERTY, ठीक है, विन्यास का प्रयोग करता है। इसे यूं तो की लोगर द्वारा नुकसान पहुंचाया जा सकता है, परंतु यह साधारण कीबोर्ड हार्डवेयर की तुलना में अधिक सुरक्षित है, ठीक है? यहाँ पर डेस्क की जगह क्या आएगा आपको बताना है। तो दोस्तों इसकी जगह जो आएगा वो आएगा आपके ऑन स्क्रीन। क्या आएगा? ऑन स्क्रीन आएगा, मतलब किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में ऑन स्क्रीन कीबोर्ड निश्चित क्वेरी विन्यास का प्रयोग करता है, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके दे रखा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल सिस्टम को इसके लिए अधिकृत करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो फाइल सिस्टम को किसके लिए अधिकृत करता है वो आपको बताना है, ओके? ऑप्शन ए दे रखा है फाइल के गुण के आधार पर पुनः क्रम में लगाना। बी दे रखा है डायरेक्टरी का निर्माण अभिगमन को कायम रखना तथा फाइल को अनाधिकृत अधिगम से बचाना। सी दे रखा है फाइल के एक्सटेंशन को बदलना। और डी दे रखा है फाइल का एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में क्या करना, स्थानांतरण करना। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपके बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है? क्या क्या हो जाएगा, तो एक तो डायरेक्टरी का निर्माण करना, अभिगमन को कायम रखना तथा फाइल को अनाधिकृत अभिगम से बचाना इसका मुख्य तारीख होता है। अगला क्वेश्चन आपके दे रखा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस विकल्प से दस्तावेज में इमेज, आकार और अन्य ग्राफिक डाले जा सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो होता है दोस्तों आपके एमएस वर्ड कहा जाता है जिसे शॉर्ट में। इसमें आपसे पूछा गया है कि विकल्प में दस्तावेज में यदि मैं इमेज, आकार और कोई अन्य ग्राफिक डालने हो तो वो किसके माध्यम से डाले जाते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन ए दे रखा है इलस्ट्रेशन के द्वारा, बी दे रखा है टेबल के द्वारा, सी दे रखा है टेक्स्ट बॉक्स के द्वारा और डी दे रखा है प्रतीक के द्वारा। तो दोस्तों ये जो आपके डाला जाता है ये इलस्ट्रेशन के द्वारा डाला जाता है। किसके द्वारा डाला जाता है? इलस्ट्रेशन के द्वारा ये डाला जाता है, ओके? अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा तरीका पावर पॉइंट में हाइपरलिंक, ठीक है, पावर पॉइंट में आपके हाइपरलिंक से स्लाइड को जोड़ने के लिए किया जाता है। हाइपरलिंक से स्लाइड को जोड़ने का मान्य तरीका कौन सा नहीं है वो आपसे पूछा गया, ठीक है? ऑप्शन ए आपको दे रखा है कि इंसर्ट टैब पर इंसर्ट हाइपरलिंक बटन पर क्लिक करके किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। टेक्स्ट में आपके या ऑब्जेक्ट्स पर राइट क्लिक करके हाइपरलिंक सेलेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स में सीधा यूआरएल टाइप करके कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कीबोर्ड कंट्रोल प्लस एच दबा के कर सकते हैं, तो इससे दोस्तों नहीं कर सकते। बाकी इन तीनों आधार पर आपके क्या किया जा सकता है, पावर पॉइंट में आपके हाइपरलिंक में से स्लाइड पर जोड़ने का कार्य किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपके दे रखा है कि किस एक्सेल फीचर से उपयोगकर्ता को कुछ सेल में एडिट करने से रोका जा सकता है, ठीक है? एडिट करने से किस में रोका जा सकता है? ऑप्शन ए आपको दे रखा है डेटा वैलिडेशन में, बी दे रखा है कस्टम फॉर्मेटिंग में,
सी दे रखा है सेल्फ प्रोटेक्शन में और डी दे रखा है सेल्फ रेफरेंसिंग में। दोस्तों ये जो आपके रोका जा सकता है वो आपके सेल्फ प्रोटेक्शन के द्वारा रोका जा सकता है। मतलब जो टेक्स्ट होता है, मतलब जो सेल जो होता है उसे एडिट करने से रोका जा सकता है। किससे? सेल्फ प्रोटेक्शन के माध्यम से। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में दस्तावेज में टेक्स्ट को क्षैतिज रूप से संरेखित करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। जो माइक्रोसॉफ्ट एमएस वर्ड होता है उसने यदि टेक्स्ट को क्षैतिज करना है, ठीक है, क्षैतिज क्या होता है, ऐसा होता है क्षैतिज, ठीक है, सीधा। ये क्या होता है, ये होता है ऊर्ध्वाधर। यदि हमें क्षैतिज रूप से इसे संरेखित करना है, ठीक है, तो हमें किसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये जो प्रयोग किया जाता है आपके ऑप्शन ए दे रखा है अनलाइन राइट के द्वारा, बी दे रखा है सेंटर के द्वारा, सी दे रखा है जस्टिफाई के द्वारा और डी दे रखा है अनलाइन लेफ्ट के द्वारा। इसे तो किया जाता है वो आपके जस्टिफाई के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? जस्टिफाई के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किस एक्सेल विकल्प को बार चार्ट, लाइन ग्राफ और पाई चार्ट जैसे डाटा का विजुअल रिप्रेजेंटेशन क्रिएट किया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन ए आपको दे रखा है मैक्रो में, बी दे रखा है पिवट टेबल में, सी दे रखा है चार्ट में और डी दे रखा है कंडीशनिंग फॉर्मेटिंग में। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपके आंसर हो जाएगा सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चार्ट के माध्यम से दोस्तों हम बार चार्ट, लाइन ग्राफ और पाई चार्ट जैसे डाटा को क्या कर सकते हैं, विजुअल रिप्रेजेंटेशन में क्रिएट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके दे रखा है कि एक्सेल में कौन सी सेल डिफरेंसिंग स्टाइल दूसरे सेल में कॉपी होने पर भी एक जैसी रहती है। ऑप्शन ए दे रखा है आपको रिलेटिव में, बी दे रखा है डायनेमिक में, सी दे रखा है मिक्स्ड में और डी दे रखा है एब्सोल्यूट में। तो दोस्तों ये जो आपके होता है ये किस में होता है, ये आपके एब्सोल्यूट में ऐसा होता। ठीक है, क्या होता है उसमें, हम रेफरेंसिंग स्टाइल दूसरे सेल में कॉपी करने पर वो क्या रहता है दोस्तों, वो एक जैसी ही रहती है। ओके, अगला क्वेश्चन आपके दे रखा है कि पावर पॉइंट में किस टैब से स्लाइड का ट्रांजिशन और एनिमेशन प्रबंधित किए जा सकते हैं। मतलब ऐसे कौन सी साइट है जिसका आप ट्रांजिशन वगैरह, एनिमेशन वगैरह उसमें आप डाल सकते हैं। ऑप्शन ए दे रखा है डिजाइन में, बी दे रखा है होम में, सी दे रखा है एनिमेशन में और डी दे रखा है इंसर्ट में। वो आप ये जो कर सकते हो वो किस में कर सकते हैं, आप ये एनिमेशन में कर सकते हैं। किस में कर सकते हैं, ये सारी चीजें आप एनिमेशन में कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, अगला क्वेश्चन आपके दे रखा है कमांड में क्रम को रिकॉर्ड करके बार बार होने वाले टास्कों को ऑटोमेटेड करने के लिए एक्सेल के किस फीचर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए दे रखा है मैक्रोस का, बी दे रखा है डेटा टेबल का, सी दे रखा है डेटा वैलिडेशन का और डी दे रखा है दोस्तों पिवट टेबल का। और उसका ये जो यूज किया जाता है कौन सा आपके यूज किया जाता है, तो मैक्रोस का यूज किया जाता है। ठीक है, किसका यूज किया जाता है, मैक्रोस का इसमें यूज किया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके दे रखा है पावर पॉइंट के किस फीचर से प्रोसेस, क्रम या संबंधों का विजुअल रिप्रेजेंटेशन यूजर्स को बनाने में, ठीक है, यूजर्स को बनाने की अनुमति देता है। ऑप्शन ए दे रखा है आकार को, बी दे रखा है टेबल को, सी दे रखा है स्मार्ट आर्ट को, डी दे रखा है चार्ट में। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपके हो जाएगा सी, हमारा स्मार्ट आर्ट के अंदर ये सारी चीजें होती है। कौन कौन सी, ये जितनी आपको चीजें दिख रही है सारी फीचर में प्रोसेस, क्रम, विजुअल प्रेजेंटेशन वगैरह हमारे सारे ये स्मार्ट आर्ट में होते, किस में होते हैं, स्मार्ट आर्ट में होते। ओके, अगला क्वेश्चन आपके दे रखा है किस पावर पॉइंट फीचर में स्लाइड को ऑडियो रिकॉर्डिंग या नरेशन के साथ सिंक किया जा सकता है। ऑप्शन ए दे रखा है स्लाइड शो में, बी दे रखा है ट्रांजिशन में, सी दे रखा है ऑडियो टूल में और डी दे रखा है आपके एनिमेशन में। तो किस में किया जा सकता है, ये आपके ऑडियो टूल में किया जा सकता है। नाम से ही पता चल रहा है ऑडियो रिकॉर्डिंग, तो ऑडियो रिकॉर्डिंग आप किस में की जाएगी, आपकी ये आपके ऑडियो टूल में की जाएगी। ओके, अगला क्वेश्चन आपके दे रखा है कि एमएस वर्ड में वर्तनी जांचने के लिए आप निम्न में से कौन सी कुंजी का प्रयोग करेंगे। मतलब एमएस वर्ड में अगर आपको कोई वर्ड आपने गलत लिख दिया तो अगर उसकी वर्तनी आपको जांचनी है तो वो किसके द्वारा प्रयोग करेंगे या किस कुंजी से आप इसका इस्तेमाल करेंगे। ए दे रखा है F2 का, बी दे रखा है F9 का, सी दे रखा है F7 का और डी दे रखा है F5 का। तो दोस्तों आप जो यूज करेंगे वो किसका यूज करेंगे, वो आप F7 का यूज करने वाले हैं, जिसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं, जो भी अगर वर्तनी में गड़बड़ हुई तो उसकी क्या कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन आपके दे रखा है नई स्लाइड संवाद, तो नए डायलॉग वगैरह बॉक्स में, ठीक है, डायलॉग बॉक्स में ऑफिस थीम की कितने स्लाइड लेआउट उपलब्ध होते हैं। मतलब जब आप नई स्लाइड वगैरह डायलॉग बॉक्स खोलते हैं तो उस ऑफिस में आपके थीम में कितने स्लाइड लेआउट होते हैं। ऑप्शन ए दे रखा है 14, बी दे रखा है 9, तीसरा दे रखा है 17 और डी दे रखा है आपके 7। तो दोस्तों टोटल आपके जो स्लाइड लेआउट उपलब्ध होते हैं वो आपके 9 होते हैं। कितने होते हैं टोटल, 9 आपके होते हैं। ओके,
अगला क्वेश्चन आपके दे रखा है कि एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर में किसी लाइन या टेक्स्ट के नियंत्रण संरेखण के लिए शॉर्टकट कुंजी प्रयोग क्या की जाती है। लाइन या टेक्स्ट के सेंटर में अगर आपको नियंत्रण संरेखण करना है तो उसकी शॉर्टकट कुंजी क्या हो जाएगी वो आपको बताना है। ऑप्शन ए दे रखा है आपको कंट्रोल ई दबाना पड़ेगा, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस एस या कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा आपको कंट्रोल प्लस ई दबाना पड़ेगा। क्या दबाना पड़ेगा, कंट्रोल प्लस ई दबाना पड़ेगा। तो अभी ये चीज कर सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन दे रखा है किसी रिफ्रेशिंग में फॉर्मूला कॉपी करते समय रेफरेंस यदि आपको नहीं बदलना है, ठीक है, रेफरेंस यदि नहीं बदलना है तो किसका प्रयोग किया जाएगा। ऑप्शन ए दे रखा है रिलेटिव रेफरेंसिंग का, बी दे रखा है मिक्स रेफरेंसिंग का, सी दे रखा है सेल रेफरेंसिंग का और डी दे रखा है एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग का। तो उसको आप ही यूज करेंगे, वो किसका करेंगे, वो एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग का यूज करेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन आपके दे रखा है कि पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में एक डिजाइन जो लेआउट को नियंत्रित करती है, ठीक है, एक डिजाइन है जो किसको नियंत्रित करती है, लेआउट को नियंत्रित करती है और स्लाइडों के लिए फॉर्मेटिंग करता है, वो क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए दे रखा है प्लेस होल्डर्स कहा जाता है, बी ब्लूप्रिंट, सी डिजाइन प्लेट्स और डी दे रखा है टेम्पलेट्स। तो दोस्तों इसे जो कहा जाता है वो आपका टेम्पलेट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टेम्पलेट्स कहा जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन आपके दे रखा है कि एक्सेल में एक वैलिड फॉर्मूला किस से शुरुआत होता है। मतलब जब भी आपको एक्सेल क्या होती है, सीट वगैरह होती है, इसमें इसमें बहुत सारे आपके क्या होते हैं, सेल्स होते हैं दोस्तों, ठीक है, इस प्रकार से आपके क्या होते हैं, सेल्स होते हैं, ठीक है, इस प्रकार से क्या होते हैं दोस्तों, सेल्स होते हैं इसमें ये, ठीक है, अलग अलग प्रकार के सेल्स होते हैं। ओके, तो ये सेल्स वगैरह जो होते हैं दोस्तों, अगर यदि हमें इन सेल्स में क्या करना है, यदि ऐसी सेल्स होती है तो दोस्तों इस टाइप की, यदि इन सेल्स में कोई फॉर्मूला डालना है तो उस फॉर्मूला को डालने से पहले हमें बराबर वाले चिन्ह का प्रयोग करना पड़ता है। उसी के बाद आप इसमें कोई भी फॉर्मूला यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके दे रखा है कि एक्सेल का निम्नलिखित में से कौन सा कमांड आपकी कार्य पुस्तिका की पिछली शीट पर ले जाएगा। मतलब आपको पिछली शीट पर यदि जाना है, पहले वाली शीट पर जाना है, आपको कौन सी की का प्रयोग करना पड़ेगा। ऑप्शन दे रखा है, ए दे रखा है कंट्रोल प्लस पेज अप, बी दे रखा है टेब प्लस पेज अप, सी दे रखा है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पेज अप और डी दे रखा है ऑल्ट प्लस पेज अप। दोस्तों आपको जो प्रयोग करना पड़ेगा वो कंट्रोल प्लस पेज अप का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे आप कंट्रोल प्लस पेज अप का प्रयोग करेंगे, आप अपने पहले वाले पेज पर पहुंच जाएंगे जहां पर आपने पिछली पुस्तिका में कार्य किया है। ओके, अगला क्वेश्चन आपके दे रखा है कि निम्न में से किस सॉफ्टवेयर की एक विशेषता पिवट टेबल है। ठीक है, पिवट टेबल का प्रयोग कौन सी चीज के लिए किया जाता है वो आपको बताना है। मतलब कौन से एमएस ऑफिस के कौन से एप्लीकेशन के अंदर किया जाता है। ऑप्शन ए दे रखा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में, बी दे रखा है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में, सी दे रखा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में और डी दे रखा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। तो दोस्तों ये जो आपके प्रयोग किया जाता है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आपके पिवट टेबल का उपयोग किया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन आपके दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एमएस ऑफिस में ओपन कमांड होता है। ओपन कमांड के लिए एमएस ऑफिस में किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए दे रखा है ऑल्ट प्लस ओपन का, बी दे रखा है ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस ओपन का, ओ का मतलब यहाँ दोस्तों ओपन, ठीक है, ओ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ओ जो आपके केम होती है, वो टैब होती है उसका। ठीक है, सी दे रखा है आपको टैब प्लस ओपन का और डी देखा है कंट्रोल प्लस ओपन या होगा। तो दोस्तों यूज जो किया जाता है वो आपके कंट्रोल प्लस ओ का यूज किया जाता है, कंट्रोल प्लस ओपन का यूज किया जाता है। तो ओपन कमांड इसमें हो जाता है। ठीक है, ये इसमें कमांड यूज की जाती है। अगला क्वेश्चन आपके दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन विभिन्न प्रकार के एमएस वर्ड एंड अलाइनमेंट जो होते हैं उनके बारे में कौन सा सत्य नहीं दी। ठीक है, ऑप्शन ए दे रखा है दायां अलाइनमेंट अनुच्छेद की सभी लाइनें दाईं ओर पंक्तिबद्ध होती है, बी दे रखा है जस्टिफाई अनुच्छेद की बाईं तरफ अलाइन पंक्तिबद्ध हो जिसमें आखिरी पंक्ति भी सम्मिलित है। दोस्तों बी मुझे गलत लग रहा है। क्यों गलत लग रहा है, क्योंकि दोस्तों ये बीच में नहीं होती है, बाईं नहीं, ये जस्टिफाई जो होता है वो बीच में करता है चीजें का। ठीक है, न का बाईं ओर न का दाएं की ओर। ओके, अगला क्वेश्चन आपके दे रखा है कि शॉर्टकट की एक्शन में चयनित कॉलम को छिपाती है। यदि चयनित कॉलम को छिपाना है तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज की जाती है। ऑप्शन ए आपको दे रखा है F2 का, बी दे रखा है कंट्रोल प्लस 0 का, सी दे रखा है शिफ्ट प्लस F10 का और डी दे रखा है ऑल्ट प्लस एच का। तो दोस्तों ये जो यूज किया जाता है, कौन सा यूज किया जाता है, आपके कंट्रोल प्लस 0 यूज किया जाता है, जिसके द्वारा एक्शन में चयनित जो आपके कॉलम होता है उसे आप छिपा सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन आपके दे रखा है कि एक प्रस्तुति के दौरान एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड के परिवर्तन में आने वाले स्पेशल इफेक्ट्स को क्या कहा जाता है। तो एक स्लाइड है,
ठीक है, और दूसरी स्लाइड में जाना है तो बीच में दोस्तों ये ट्रांजिशन आता है, इस ट्रांजिशन को क्या कहा जाता है, इफेक्ट को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए दे रखा है कस्टम एनिमेशन, बी दे रखा है प्रेजेंट एनिमेशन, सी दे रखा है स्लाइड ट्रांजिशन और डी दे रखा है इफेक्ट। तो उसको इसे जो कहा जाता है वो आपके स्लाइड ट्रांजिशन ही कहा जाता है। यदि स्लाइड में ट्रांजिशन कर रहे हैं तो इसे क्या बोलेंगे हम, स्लाइड ट्रांजिशन बोलेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन आपके दे रखा है स्प्रेडशीट में सेल कंटेंट्स को संपादित करने के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है। स्प्रेडशीट जो होती है उसमें सेल कंटेंट को संपादित करने के लिए, ठीक है, कौन सी कुंजी का प्रयोग करेंगे। ए दे रखा है आपको F9 5 का, बी दे रखा है F2 का, सी दे रखा है F6 का और डी दे रखा है F8 का। तो दोस्तों हम जो यूज करेंगे, कौन सी कुंजी का यूज करेंगे, तो हम जो यूज करेंगे वो आपकी F2 का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, F2 का प्रयोग करेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन आपके दे रखा है एमएस वर्ड में व्यक्तिकरण और वर्तनी की जांच के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, क्वेश्चन में आ चुका है इस टाइप का। कब कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं दोस्तों, यदि वर्तनी की जांच करनी है तो F7 का यूज, किसका यूज करते हैं, F7 का यूज हम वर्तनी के सुधार के लिए, उसमें वर्तनी की जांच के लिए यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य व्यू हास्य और रूलर्स को दर्शाता है। ठीक है, रूलर्स को या हास्य को कौन सा व्यू दर्शाता है। ठीक है, ऑप्शन ए दे रखा है रिव्यू में, बी दे रखा है पेज सेटअप में, सी दे रखा है पेज लेआउट में और डी दे रखा है नॉर्मल व्यू में। तो दोस्तों ये आपका कहाँ पर शो होता है, ये जो आपके शो होता है वो आपके पेज लेआउट में शो होता है। कहाँ पर शो होता है, ये आपके पेज लेआउट में शो होता है। अगला क्वेश्चन आपके दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट डाटा को आरोही या अवरोही क्रम में आपके क्रम में व्यवस्थित करने की एक विधि है। ठीक है, आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने की एक विधि कौन सी है। आरोही अवरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम या घटते क्रम में। ऑप्शन ए दे रखा है फिल्टर का यूज करते हैं, शॉर्टिंग का यूज करते हैं, ऑटो सम का यूज करते हैं या लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करते हैं। दोस्तों ये जो यूज किया जाता है वो आपके शॉर्टिंग का यूज किया जाता है, जिसके माध्यम से ये डेटा वगैरह होता है वो आरोही और अवरोही क्रम में आपके आ जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन आपके दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पावर पॉइंट की शॉर्टकट की है जो प्रारंभ में स्लाइड प्रेजेंट करने में मदद करता है। ठीक है, जो स्लाइड वगैरह में प्रेजेंट करनी है तो इसमें किसका यूज किया जाता है। तो दोस्तों ये जो यूज किया जाता है आपके F5 का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, F5 का यूज करते हैं। F7 का यूज कहाँ किया जाता है, वर्तनी सुधार के लिए। F5 का यूज कहाँ किया जाता है, आपके स्लाइड प्रेजेंटेशन में इसका यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा एक्सेल का फंक्शन नहीं है। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक्सेल का फंक्शन नहीं है। ए पहला दे रखा है M A X, बी दे रखा है सब्ट्रैक्ट, सी दे रखा है काउंट और डी दे रखा है MICOM। तो यूज जो किया जाता है आपके कौन सा यूज किया जाता है, आपके सब्ट्रैक्ट यूज किया जाता है। कौन सा यूज किया जाता है, सब्ट्रैक्ट आपके यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके दे रखा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा चालू दस्तावेज के बारे में जानकारी प्रदान करता है। तो चालू करंट दस्तावेज है उसके बारे में जानकारी कौन प्रदान करता है, जब हम कुछ काम कर रहे होते हैं तो। ऑप्शन ए दे रखा है स्टेटस बार में, बी दे रखा है व्यू बटन्स में, सी दे रखा है स्टैंडर्ड टूल बार में और डी दे रखा है आप स्टेटस टूल बार में और डी दे रखा है आपके टैब स्टॉप। दोस्तों ये जो हम हमारा जो चालू दस्तावेज जो यूज होगा वो कहाँ पर यूज होता है या कहाँ पर शो होता है, वो आपके स्टेटस बार में आपके शो होता है। ओके, आज का आपका आखिरी दोस्तों 100 नंबर का जो क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन आपको दे रखा है कि निम्न में से कौन सा कैरेक्टर फॉर्मेटिंग वर्ड प्रोसेसिंग का टूल नहीं है। जो फॉर्मेटिंग वर्ड प्रोसेसिंग होती है उसका टूल कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। ए दे रखा है संरेखन, बी दे रखा है रेखांकन, सी दे रखा है प्रभाव और डी दे रखा है फॉन्ट कलर। तो दोस्तों संरेखन नाम का कोई भी आपके टूल बार नहीं होता। तो दोस्तों ये हमारे टोटल 100 क्वेश्चन थे। दोस्तों बहुत ही मेहनत लगती है तब जाके ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। दोस्तों यदि आपको ये क्लास पसंद आई तो इसे लाइक जरूर करें और एक हमें अच्छा सा कमेंट करके बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी। अगर आपको दोस्तों इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं कि इसमें आपको क्या प्रॉब्लम आई। जो आपको अगर अच्छा लगता है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं इस क्लास में आपको क्या अच्छा लगा है, क्योंकि दोस्तों आपका फीडबैक ही हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, और दोस्तों आपका कमेंट भी हमारे लिए क्या करता है, मोटिवेशन का काम करता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।